फ्रेंड्स, आपका आपके चैनल ब्रेन फूड में स्वागत है। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं 5th सेमेस्टर के, जिनका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया, उसका यूनिट जो 5th है आपका, नई आर्थिक नीति। ये यूनिट मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये जो यूनिट है ना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। आपको इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगर आप अपने एग्जाम में देखेंगे। वैसे तो आपकी टोटल शायद 5 यूनिट है, उनमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है मेरे अकॉर्डिंगली। तो मैंने इसलिए इस यूनिट को आपको करवाना ज़्यादा बेटर समझा कि जिससे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो इसमें इस यूनिट का नेम क्या है आपका, नई आर्थिक नीति। अब नई आर्थिक नीति है क्या, जो 1991 में जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसे हम NEP से भी कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी हम इसे कहते हैं। ओके, तो ये आखिर है क्या, इसके बारे में जानेंगे। हम इनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि इस नीति की विशेषताएं क्या रही थी और इस नीति का उद्देश्य क्या था और इस नीति के अंतर्गत क्या क्या हमारे लाया गया था, क्या क्या नीति अपनाई गई थी हमारे देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। तो हम इन सब चीज़ों के या इन सब पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाले है। बट आप इस वीडियो को अगर देख कर भी चले जाते हैं ना, अगर आपने इस चैप्टर का कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो भी आपके पेपर में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है वीडियो, क्योंकि आपके माइंड में जैसे जैसे मैं आपको बातें बताऊंगी, आपके माइंड में ना वो सब पॉइंट है ना आपके ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएंगे जब आप पेपर में बैठेंगे। आप देख लेना, अगर आपने ये वीडियो मेरी शुरू से लेकर एंड तक अगर आप देखेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो नई आर्थिक नीति है 1991 की, आखिर ये है क्या। तो इसका मतलब होता है ना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का तात्पर्य है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से उभारने के लिए नीति अपनाई गई थी। जब हमारे देश में 1990 के करीब जो हमारे देश में आर्थिक मतलब संकट आया हुआ था, जिसमें हमारी विदेशी मुद्राएं खत्म हो गई थी, हमारे जो आर्थिक स्थिति वो सही नहीं थी, वित्त संबंधी समस्याएं थी, तो ये सब था, भूख काल, सब ये सब दिक्कतें थी। तो इसी कारण से ना हमारी जो 1991 में ना जो हमारे PV नरसिम्हा थे ना, उन्होंने क्या किया था, ये नई आर्थिक नीति की उन्होंने शुरुआत की थी। इसका नेतृत्व इन्होंने ही किया था। और जैसे कि इसमें मैंने आपको बता भी लगा है कि 1990 के दशक के करीब क्या हो रखा था, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत सी दिक्कतों का सामना कर रही थी। तो इस कारण से जो हमारे जो ये थे PV नरसिम्हा, इन्होंने नई आर्थिक नीति की शुरुआत की थी और उसके जवाब में ना वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा नई आर्थिक नीति बनाई गई थी। तो यही कही गया। अब इसको है ना, जो ये हमारी नई आर्थिक नीति है, इसे हम LPG के उससे भी जानते हैं। अब हम इसे LPG के नेम से क्यों जानते हैं, हम इसके बारे में भी इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका जो LPG। आखिर में मैंने क्यों नहीं रखा कि इसे विकास के LPG मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है, तो आपको रीजन इसका पता चल जाएगा। बस आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। इस चैप्टर से रिलेटेड आपके माइंड में अगर कुछ भी कंफ्यूजन होगी तो आपकी वो क्लियर हो जाएगी, आपका एक तरीके से रिविजन भी हो जाएगा इसमें। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तभी भी आपके लिए यूजफुल है, और नहीं भी पढ़ रखा तभी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली वीडियो। अब हम देखते हैं कि नई आर्थिक नीति के उद्देश्य क्या थे। आपने ये तो देखा कि नई आर्थिक नीति आखिर में बनाई क्यों गई थी, क्योंकि जो हमारे देश में आर्थिक अकाल था, जो वित्त संबंधी हमारे देश में समस्याएं थी, क्योंकि विदेशी मुद्राएं खत्म हो रही थी। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर किसी देश के पास विदेशी मुद्राएं ज़्यादा होती है, उतना ही वो देश कैसा समझा जाता है, संपन्न देश समझा जाता है, उतना ही वो शक्तिशाली देश भी समझा जाता है। तो इस कारण से जब हमारे एक तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था में जब विदेशी मुद्राएं खत्म हो गई थी ना, तो उस टाइम पे ये नई आर्थिक नीति लाई गई थी, मैंने आपको बताया। तो इसका उद्देश्य क्या क्या है, इनके बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि किसी चीज़ का हमें मोटिव जानना भी उतना इंपॉर्टेंस रहता है कि आखिर में ये नीति क्यों लाई गई थी। जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि आखिर में ये नीति क्यों जरूरत थी, तो आपको आगे पढ़ने का इसमें कोई फायदा नहीं है। तो यही चीज़ है कि जो वो थी ना आपकी नई आर्थिक नीति, इसका मुख्य उद्देश्य था ना कि भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के क्षेत्र में खोलना। अभी वैश्वीकरण का मतलब क्या है, इसके बारे में आप जानेंगे, बाद मैं बता देती हूँ इन शॉर्ट। वैश्वीकरण का मतलब होता है ना कि हमने अगर एक देश की अर्थव्यवस्था जो होती है उसको दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया, दूसरे देश के उसी को हम वैश्वीकरण करें। मतलब क्या है इसका, कि जैसे कि हम अपने देशों का सामान आयात निर्यात करते हैं, तो उससे क्या होगा, मान लीजिए आपके देश में आयात निर्यात होता है, तो उससे क्या होता है, जब हम निर्यात करते हैं तो जो निर्यात करते हैं तो उससे हमें विदेशी मुद्राएं प्राप्त होती है। तो विदेशी मुद्राएं तो हमारे देश के लिए एक अच्छा सूचक होता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए। तो इसलिए भी ये क्या थी, इसका मुख्य उद्देश्य था कि हम क्या करें, वैश्वीकरण को ज़्यादा से ज़्यादा खोलें, क्योंकि हमारे देश में पहले वैश्वीकरण इतना ज़्यादा नहीं मतलब ओपन हो रखा था हमारा देश। तो इसी कारण से जो हमारे देश की क्या हुई थी, आर्थिक संकट आया था हमारे देश में। बट जब नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी तो
तो उसमें हमने ये भी चाहा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, वैश्वीकरण को खोलें, जिससे कि हमारी जो बाजार है वो भी वो हो सके, ओपन हो सके। तो यही चीज़ कही गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के क्षेत्र को बढ़ावा देना। नेक्स्ट इसका उद्देश्य है कि जो नई आर्थिक नीति ने ना देश के आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए मुद्रास्फीति की दर को कम करने के लिए, मुद्रास्फीति क्या होती है, मांग का में बढ़ना, जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो उसी को कहते हैं मुद्रास्फीति की कंडीशन हम कहते हैं, को कम करने और विदेशी मुद्राओं के भंडार पर के निर्माण में ध्यान केंद्रित करना। तो इसका उद्देश्य क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी विदेशी मुद्रा होती है उसका भंडार ज़्यादा से ज़्यादा भरे। तो सेकंड उद्देश्य इसका ये हो गया। थर्ड उद्देश्य इसका ये है कि सरकार के लिए आरक्षित क्षेत्रों की संख्या को कम करके आर्थिक विकास के निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। आप जैसे कि जानते हैं कि जो हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं, कितना भी आप देख लेना, उसका जो काम होता है ना वो इतना परफेक्ट नहीं होता जितना कि एक प्राइवेट सेक्टर के काम को हम बेटर समझते हैं। क्योंकि आपने देख रखा है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या समझते हैं कि हाँ हमें वो सही से काम नहीं करते। अगर आप देखेंगे तो जो भी गवर्नमेंट का जो वर्क होता है वो हमेशा ढीला ढाला सा होता है, कोई भी ऐसा काम नहीं होता जो उनका फास्ट हो सके। तो इसलिए उसने कहा है ना कि जो नई आर्थिक नीति का ये भी उद्देश्य था ना कि हम जो सार्वजनिक क्षेत्र है ना उसकी जगह को कम करके हम निजी क्षेत्र को भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, पार्टिसिपेट करें अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। तो इस कारण से भी जो हमने NEP जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है इसका उद्देश्य ये भी था। तो आप समझ चुके हैं। अब मैं एक बार आपको रिकैप करवा देती हूँ तीनों पॉइंट। इसमें क्या था कि आपकी क्या करना था, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैश्वीकरण को बढ़ावा देना था जिससे कि हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है वो दूसरे के सामने भी एक तरीके से विस्तार हो सके उसका। दूसरा था कि मुद्रास्फीति को कम करना और ज़्यादा से ज़्यादा किस पे ध्यान देना, विदेशी मुद्राओं पे। तीसरा आपका पॉइंट था कि जिसमें हम निजी क्षेत्र की भागीदारी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि जो निजी क्षेत्र होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं। आपने देख रखा है कोई भी अगर प्राइवेट सेक्टर का कोई भी एम्प्लॉय होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, क्योंकि जो निजी क्षेत्र का क्या उद्देश्य रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। और वो प्रॉफिट कब होगा, जब हम अच्छे से वर्क करेंगे। आपने देख रखा है अगर प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं अगर वो छुट्टी करते हैं तो उनकी सैलरी काट दी जाती है, क्योंकि उनका एक तरीके से वो काम नहीं इंक्लूड होता। बट गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं होता और वो गवर्नमेंट सेक्टर वाले बहुत मतलब आलसी, आपने सुन रखा है और ये रियलिटी भी है कुछ हद तक। वैसे सारे ऐसे नहीं होते बट फिर भी कुछ सेक्टर में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ज़्यादा से ज़्यादा वर्क अच्छे से नहीं करते हैं और जो रिश्वतखोरी होती है वो लिया जाता है उस गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। तो यही चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ उद्देश्य क्या है जो नई आर्थिक नीति, इसका उद्देश्य है कि व्यापार प्रतिबंधों को कम करना। अब व्यापार प्रतिबंध क्या है, पहले जब हमारे देश में 1991 की पहले जो वो हमारी थी पुरानी आर्थिक नीति, हम पुरानी आर्थिक नीति तो नहीं कहेंगे, ओनली आर्थिक नीति कहेंगे उसे, जो हमारी 1950 हमारी आज़ादी के बाद अपनाई गई थी। उसमें था ना कि हमने ना प्रतिबंधों को कम कर दिया था। अब हमने उस टाइम पे प्रतिबंधों को कम क्यों किया था, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा देश था वो गुलाम बना था। क्यों गुलाम बना था, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना कि अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करना है और उन्होंने देखा कि हमारे देश में अच्छा सामान मिलता है, हमारे देश में अच्छा वो मिलता है, तो उसी को देख कर उन्होंने क्या कर लिया, हम पे एक तरीके से शासन करने लग गए। हमारे देश के सामान को हमारे देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर उसको महंगा बेचा करते थे। तो यही तो हुआ था। तो इस कारण से जब हमारी नई आर्थिक नीति नहीं बनी थी ना उससे पहले था ना कि प्रतिबंधों को उन्होंने लगा रखा था। हमने जो आयात निर्यात होते हैं उन पर प्रतिबंध लगा रखे थे। प्रतिबंध का मतलब आप समझ रहे होंगे कि रोक लगा रखी थी, व्यापार में रोक लगा रखी थी, दूसरे देशों से हम ज़्यादा व्यापार नहीं करेंगे। बट जब हम नई आर्थिक नीति नया 1991 के बाद तो हमने क्या कर दिया, प्रतिबंधों को क्या कर दिया, कम कर दिया, जिससे कि क्या हो सके, वस्तुओं सेवाओं पूंजी मानव संसाधन प्रौद्योगिकी का वैश्विक आंदोलन की अनुमति दे सके। तो ये इसका उद्देश्य था। अब फिफ्थ उद्देश्य इसका ये है कि सभी आवश्यक व्यापार और टैरिफ प्रतिबंधों को समाप्त करके आर्थिक स्थिरता, आर्थिक बाजार प्राप्त करना था। तो अब आपको पता चल चुका कि क्या इसका उद्देश्य था, जो नई आर्थिक नीति है आखिर में उसका क्या मोटिव था। तो इसके बारे में आपने जान लिया। और नई आर्थिक नीति क्या थी, नई आर्थिक नीति यही थी कि जो हमारे देश में क्या था, जो अर्थव्यवस्था के जो संकट उत्पन्न हो रखा था उसको कम करने के लिए, इट मीन्स उसको खत्म करने के लिए ये नीतियाँ बनाई गई थी। और अब आप देखते हैं कि जो नई आर्थिक नीति के घटक, अब नई आर्थिक नीति के घटक कौन कौन से हैं। जो नई आर्थिक नीति के ना 3 घटक है, जिसे हम उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण क्या कहते हैं। किसे क्या कहते हैं, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हम कहते हैं इसे। तो यही था। अब मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको बताऊंगी कि इसे हम क्यों LPG का मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो LP और ये G है इसका मतलब लिबरेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। तो यही चीज़ है। इस कारण से हमने इसको क्या कहा है, इसे विकास की हम LPG मॉडल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यही 3 घटक को लाकर हमने अपने आर्थिक जो संकट था उसको ख़त्म किया था। यही मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नीतियाँ थी जिनको हमने बनाया और उसके कारण हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो एक तरीके से पटरी पे आ पाई थी।
तो अब हम इसी घटक के अंदर पढ़ते हैं आखिर में ये है क्या क्या। तो हम देखेंगे कि जो आपकी जो पहले ना ये 3 नीतियाँ, इससे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि इससे पहले हमारी कौन सी नीति थी, जो हमारी आर्थिक नीति थी वो कौन सी थी। तो हमारी ना ऐसे 3 मतलब थे, तो वो भी क्या थे, LQP। अब इसमें क्या था, L से आपका लाइसेंस हो गया, Q से आपका कोटा हो गया और P से आपका परमिट हो गया। लाइसेंस मतलब जो भी अगर आप कोई सा भी उद्योग खोलते हैं तो पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी कि हाँ हमें ये उद्योग खोलना है तो हमें इसके लिए परमिशन चाहिए, या परमिट आपके लिए कोई एक प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो उसके लिए आपको कोटा दिया जाता था, मतलब इस टाइप से होता था। बट अब आप देखेंगे तो आपने देख रखा होगा, अगर आप छोटी मोटी दुकानें खोलते हैं या किराना की दुकान खोलते हैं, किसी भी चीज़ की दुकान खोलते हैं, आपको सरकार से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको उसमें सरकार की अनुमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर छोटा मोटा आइटम खोलते हैं तो आप अपने घर के सामने भी दुकान खोल के बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सरकार के सामने इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती थी तभी जाके आप कोई वो खोल पाते थे। तो यही चीज़ था कि पहले जब हम इतनी ज़्यादा वो करते थे ना, तो इस कारण से हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो सिकुड़ती चली जा रही थी। इट मीन्स हमारे देश के अंदर फिर विदेशी मुद्राएं कम आने लगी, विदेशी मुद्राएं कम हुई, तो इस कारण से हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो दबी की दबी रह गई। तो यही चीज़ था कि इन्हीं को सुधारों को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था कि आर्थिक विकास की उच्च दर प्राप्त करना, मुद्रास्फीति को कम करना और राजकोषीय घाटे को क्या करना था, कम करना था। तो यही चीज़ें थी। तो मैंने आपको बता देते कि क्यों एलपीजी को पेश किया गया था, क्यों ये एलपीजी मॉडल को लाया गया था, क्योंकि जो ये मॉडल था ये इतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाया था, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ज़्यादा अच्छे से सुचारू रूप से नहीं चला पाया था। और अब आप देखते हैं कि जो एलपीजी है वो अभी तक काम आती है, क्योंकि हमने देख रखा उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये तीनों पॉइंट हमारे अभी भी हैं। जैसे कि अब आप देखते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई जाती है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में। उदारीकरण में आपको किसी भी चीज़ का मतलब वो नहीं लेना पड़ता, लाइसेंस ले लेना पड़ता कि हाँ, अगर आप उन प्रोडक्ट के लिए ज़रूर लाइसेंस लेना पड़ता है जिन पे सरकार ने रोक लगा रखी है, और वो भी कुछ 6 टाइप के आइटम है जिन पे आपको अगर वो वर्क करना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ कोई ऐसा वो नहीं है। अगर मान लो आप एक मशीन, सिलाई मशीन की दुकान खोलना चाहते हैं तो आप उसकी भी दुकान आराम से खोल कर बैठ सकते हैं, या आपकी कोई फॉर्चून की दुकान है उसे भी आप आराम से खोल कर बैठ सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आपको सरकार से लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है, आप उसे अपनी इच्छा अनुसार खोल सकते हैं। तो यही चीज़ है वैश्वीकरण, जिसमें हमने अपनी देश की अर्थव्यवस्था को क्या करा था, दूसरी देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा। हमने उसमें आयात निर्यात किया, पूंजी का प्रवाह किया, एक दूसरे की जो वो है दिमाग है उसका एक तरीके से आदान प्रदान, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी हम उसको भी दूसरे देश में भेजते हैं, दूसरे की देश की टेक्नोलॉजी को भी हम अपने देश के अंदर लाते हैं। तो यही चीज़ है वैश्वीकरण के। अब हम देखते हैं कि आखिर में, अब इन सब तीनों घटकों को हम अच्छे से पढ़ते हैं। अब ये उदारीकरण है, आखिर ये है क्या। जैसे कि आपको इसके नेम से ही पता चला, उदार। उदार मतलब क्या होता है, इट मीन्स किसी चीज़ के प्रति उदारता होना। इट मीन्स किसी, अब जैसे सरकार है वो किस चीज़ में उदारीकरण दिखाएगी, वो लाइसेंस में अपना उदारीकरण दिखाएगी। इट मीन्स जो उदारीकरण के अंतर्गत ये किया गया था ना, कि जो सरकार थी, जो हमें पहले किसी उद्योग को खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ती थी, सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। बट अब ऐसा नहीं है, आप अब किसी भी चीज़ का उद्योग खोल कर बैठ सकते हैं। बट सरकार ने कुछ ही, जैसे अब बम के प्रोडक्ट हो गए या किसी कुछ लिमिट प्रोडक्ट्स के ऊपर ही सरकार ने अभी भी प्रतिबंधता बनाई हुई है। बट सरकार ने बहुत हद तक जो है उदारीकरण की नीति को अपनाया है, जिसके अंतर्गत सरकार ने जो निजी क्षेत्र है उसको छूट दे रखी है। अब ये ना, जो ये उदारीकरण है, ये जो NEP जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का एक प्रमुख घटक माना जाता है। जो 1991 की नई आर्थिक नीति से पहले ना निजी क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में हुआ करता था। जो निजी क्षेत्र था वो किसके नियंत्रण में था, सरकार के नियंत्रण में था। कि जो भी, अगर मान लो प्राइवेट कोई प्राइवेट कंपनी होती है, अगर उसको कोई दुकान खोलनी है तो उसको सरकार से पहले अनुमति लेनी पड़ती थी। तो इस वजह से किसके वो अंडर था, ये सरकार के अंडर थे। तो इस वजह से ना घरेलू उद्योगों को बिना सरकार के दखल के उद्योग के काम के बारे में कोई फैसला लेने की इजाज़त नहीं थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले सरकार के बिना पूछे आप कोई भी उद्योग नहीं खोलकर बैठ सकते। बट अब आप ऐसा करते हैं, क्यों, क्योंकि आपके देश में कैसा नीति है, उदारीकरण की नीति है। अब इसके परिणाम स्वरूप है ना, उद्योगों के भीतर व्यावसायिकता, काम की अक्षमता गिरावट आई है। और उदारीकरण नीति की शुरुआत के साथ ही, जब ये नहीं थी उदारीकरण नीति, तो इसी कारण से तो क्षेत्र में हमारे व्यवसाय में क्या हुई थी, कमी हुई थी।
क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बार-बार बोल रही हूँ कि जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े आलस वाले होते हैं। आपने आपने ये हमारे अंदर मिथ है कि हाँ, सरकार गवर्नमेंट जो होती है वो ऐसी ही होती है, और कुछ हद तक ये रियलिटी भी है और कुछ हद तक ये रियलिटी नहीं भी है, बट ऐसा होता है। तो यही चीज़ है, तो इस कारण से क्या थी, काम की अक्षमता थी। आपने देखा होगा अगर गवर्नमेंट से कोई भी हम काम करवाते हैं, गवर्नमेंट का कोई भी काम होता है, वो कितने मतलब आलस से पूर्ण होता है, मतलब बहुत टाइम टेकन प्रोसेस होता है। अगर कोई भी आप चीज़ बनवाने जा रहे हैं तो भी उसमें बहुत टाइम लगता है, और वही अगर आप प्राइवेट से बनवा लेते हैं तो आपका 2 मिनट में वो काम हो जाता है, चाहे आप बैंक की फैसिलिटीज़ ले लें या अदर चीज़ में ले लें। तो यही चीज़ थी कि उस टाइम पे हमारी क्या हुई थी, गिरावट आई थी। और इसी के साथ है ना, उदारीकरण नीति के साथ ही किसी भी हस्तक्षेप के बिना निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी कि हाँ, अब कोई भी जो निजी क्षेत्र है वो अपने अकॉर्डिंगली वो किसी भी चीज़ की दुकान खोलकर बैठ सकता है कहीं पे भी। तो यही चीज़ थी। और सरकार ने लाइसेंस प्रणाली को भी क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइसेंस अब कुछ ही प्रोडक्ट पे लगाया गया है जिसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, बट अब कहीं हद तक जो आइटम है, जो सामान है, उन पर प्रतिबंधिता को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। और 1991 से पहले एक व्यवसाय को किसी भी औद्योगिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए सरकार की क्या करनी पड़ती थी, आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, बट अब ऐसा नहीं होता। अब हम देखते हैं कि उदारीकरण नीति के तहत भारत सरकार के विभिन्न आर्थिक सुधारों की शुरुआत और उसमें क्या क्या सुधार किए गए थे उदारीकरण नीति के अंतर्गत। तो पहला सुधार आपको किया गया था कि औद्योगिक क्षेत्र के में सुधार किया गया था। आपका किस में सुधार किया गया था, औद्योगिक क्षेत्र में। तो क्या ये सुधार था, इस सुधार में ना औद्योगिक लाइसेंसिंग में कमी की गई थी। जो उद्योग में लगाया जाने वाला जो लाइसेंस है, आपको पहले मैं बता तो रही हूँ कि पहले अगर किसी भी प्रोडक्ट को आपको बनाना भी है या प्रोडक्ट पे आपको कुछ उसको बेचना ही है, आपको तब भी लाइसेंस की जरूरत लेनी पड़ती थी। तो यही चीज़ थी कि अब औद्योगिक लाइसेंस में क्या कर दी गई थी, कमी कर दी गई थी। और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में भी कमी कर दी गई थी। छोटे पैमाने के उद्योगों को क्या कर दिया था, आरक्षण कर दिया था। और एक अधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम जैसी नीतियां भी शामिल की गई थी औद्योगिकरण सुधार में। औद्योगिक क्षेत्र के सुधार में जो उदारीकरण आया तो उसमें औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए गए थे, मैंने आपको ये बताया इसके अंतर्गत कि छोटे पैमानों को वो कर दिया गया था, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कमी कर दी गई थी। तो यही चीज़ था। फिर सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कमी कर दी तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि फिर निजी क्षेत्र, अगर अपोजिट लिखना चाहें कि निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करी गई थी, जिससे कि जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो और पटरी पे आ सके। इसका ये भी रीज़न आप लिख सकते हो। तो यही चीज़ें हैं। थोड़ा ना आप इसमें अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके चला करें कि हाँ, ऐसा होता है, ये चीज़ नहीं होती है। आप अपने दिमाग से जितना सोचेंगे ना, आपको पेपर में उतने ही डिफरेंट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। आप ऑटोमेटिकली आपके माइंड में इतने ज़्यादा पॉइंट आएंगे ना कि आप बिलीव नहीं कर सकते। बस आपको उस टॉपिक को अच्छे से समझना होता है कि हाँ, आखिर में ऐसा क्या है, और फिर अपने अराउंड ऑफ आप देख कर उस चीज़ को फॉलो करके, उस चीज़ को देख समझ कर आप अकॉर्डिंगली अपने आंसर बनाकर लिख सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपकी कोई क्वेश्चन तो है नहीं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसमें पर्टिकुलर एक फॉर्मूला लगना है, ऐसा तो है नहीं। ये थोड़ी थ्योरी बेस्ड है, बट आपको थोड़ी लैंग्वेज अच्छी रखनी है। बाकी थ्योरी बेस्ड सेक्शन होता है जिसमें आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हैं, अगर आप आपको उस चीज़ की नॉलेज होती है तो। अब हम देखते हैं व्यापार और निवेश नीति में क्या क्या सुधार किए गए थे उदारीकरण की नीति के अंदर। इस सुधार में आयात और निर्यात में मात्रात्मक प्रतिबंधों को क्या कर दिया था, हटा दिया गया था। जैसे कि मैंने बताया था कि आयात और निर्यात पर क्या कर रखा था, प्रतिबंध लगा रखा था कि अगर कोई सामान आयात होगा उस पर भी मतलब उस पर प्रतिबंधता थी, उस पर मना हो रखा था आयात और निर्यात पर। और जो निर्यात शुल्कों को हटाना है या आयात शुल्कों में प्रतिबंध और आयात लाइसेंसिंग प्रणाली में छूट जैसी नीतियां क्या की गई थी, शामिल की गई थी। व्यापार और निवेश नीति में सुधार करने के लिए उदारीकरण के अंतर्गत ये किया गया था। अब हम देखते हैं निजीकरण, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। इट मीन्स क्या है, निजीकरण। जैसे कि नाम से पता चला, निजीकरण इट मीन्स निजी क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, इसमें इन्वायरमेंट दिखाना। अपने देश की अर्थव्यवस्था के अंदर निजी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि जो निजी क्षेत्र होता है ना, वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को एक तरीके से बहुत अच्छे ढंग से काम करने के काबिल बनाता है। आपने देखा होगा कि अगर प्राइवेट का कोई भी वर्क होता है वो बहुत अच्छे से होता है। प्राइवेट के जो कर्मचारी होते हैं वो अच्छा काम इसलिए भी करते हैं कि उनको क्या हो सके, एक तो जल्दी से जल्दी उनका प्रमोशन भी हो सके, उनकी ज़्यादा सैलरी भी हो, वो प्रॉफिट कमा सके। बहुत से रीज़न होते हैं प्राइवेट सेक्टर में अच्छा काम करने के। तो इस कारण से क्या किया गया था ना कि जब हमारे देश के अंदर जब ये एंड वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो उसके अंदर हमारी जो निजीकरण था इसको लाया गया, जिससे कि क्या हो सके, हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है वो अच्छे से काम। और इसके अंतर्गत है ना, निजीकरण के इस नीति का उद्देश्य ये था ना कि निजी क्षेत्र की कंपनियों के प्रभुत्व का विस्तार करना
और सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण को क्या करना था, कम करना था, क्योंकि जब हमारी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले क्या था, हमारी जो सार्वजनिक क्षेत्र था उसका ज़्यादा नियंत्रण था। अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर को कोई काम भी करना होता था तो वो उनको इनसे पूछ के करना पड़ता था। तो यही चीज़ था कि निजीकरण के अंतर्गत यही किया गया था कि निजी क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से बढ़ावा हो सके और जो सार्वजनिक क्षेत्र का जो प्रभुत्व है उसको कम किया जा सके। तो इसके अंतर्गत ये इसका उद्देश्य था। अब मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के खराब प्रदर्शन के कारण ही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है वो इतने अच्छे से वर्क नहीं करता है, के कारण निजीकरण की भी आवश्यकता महसूस की गई थी। और नतीजन क्या किया गया था कि उपभोक्ताओं को एक बड़ी हानि का सामना करना पड़ा था। जो आपने देखा भी कि 1990 के टाइम पे क्या हुआ था, हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट आया हुआ था, क्योंकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और अन्य सेवाएं जैसे खराब वितरण प्रणाली आदि प्राप्त हुए थे। तो यही चीज़ था जिसके कारण जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था थी वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा लॉस में चली गई थी। और जो हमारी 1990 की जो आर्थिक संकट था वो इसी कारण से आया था, क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर था वो इतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाया था, अपना प्रदर्शन नहीं दिखा पाया था। वो अगर कोई भी काम उनका होता था तो वो क्या करते थे, एक तरीके से रिश्वतखोरी लेकर भ्रष्टाचार फैल रहा था इससे। तो एक तरीके देश हमारे अच्छे से वर्क नहीं हो रहा था, इतने देश में जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी देश की वो इतने सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी। तो यही था। अब हम देखते हैं तीसरा इसका क्या था, भूमंडलीकरण। अब आप सोचेंगे भूमंडलीकरण ये वर्ड अलग आ गया, बट ये ग्लोबलाइजेशन ही हम इसे कहते हैं। भूमंडलीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, या आप इसे कह सकते हैं वैश्वीकरण। मैंने जानबूझ के आपको हेडिंग लिख के दी, जिससे कि अगर बच्चों को मान लो कभी भूमंडलीकरण करके कोई क्वेश्चन आ गया तब तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। आपसे वैश्वीकरण करके भी पूछ सकता है और भूमंडलीकरण करके भी पूछ सकता है। तो वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण क्या है, ये दोनों की दोनों एक ही टर्म है। क्या है ये दोनों की दोनों, वो एक ही टर्म है। आप इसे चाहे भूमंडलीकरण कहें या वैश्वीकरण कहें या फिर इसे ग्लोबलाइजेशन कहें। इंग्लिश में टर्म हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन हम कहते हैं इसे। ओके। अब हम देखते हैं वैश्वीकरण का क्या तात्पर्य होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वैश्वीकरण विश्व का करण, एक तरह विश्व का एकीकरण। विश्व को एक देश की अर्थव्यवस्था जो होती है उसको दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। अब वो कैसे जुड़ती है, चाहे आप अपनी पूंजी का आदान प्रदान करके जोड़ें, अपनी टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करके जोड़ें, अपनी वस्तुओं का आयात निर्यात करके जोड़ें, किसी भी टाइप से हमने एक दूसरे की देश की अर्थव्यवस्था को क्या करा, एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। तो जोड़ने से क्या होता है, हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है वो एक तरीके से अच्छे से काम करती है, उसमें तेजी आती है, उसमें मंदी नहीं होती, उसमें तेजी आती है, उसमें रफ्तार आता है। कोई भी काम टेक्नोलॉजी को आप बनाएंगे और अगर उसका निर्यात दूसरे देश में अच्छे से अच्छा मतलब करते हैं तो उससे हमें एक तो विदेशी पूंजी मिलेगी, साथ ही साथ आपके जो प्रोडक्ट होंगे, हमारे देश के जो प्रोडक्ट होंगे वो दूसरे देश में जाकर एक तरीके से पॉपुलर होंगे। तो यही चीज़ है कि मैंने यही चीज़ लिख रखी है कि जो वैश्वीकरण का जो तात्पर्य है ना, वो किसी देश की अर्थव्यवस्था का क्या है, अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण से है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया व्यापार के मुक्त प्रभाव, जिसमें हम क्या करते हैं, व्यापार को बढ़ावा देने में ये हेल्प करता है। तो यही चीज़ है, सीमाओं के पार पूंजी, बढ़ते खुलेपन, बढ़ती आर्थिक स्वतंत्रता और दुनिया में आर्थिक एकीकरण को गहराने से जुड़ी हुई है। तो यही चीज़ किया गया कि भूमंडलीकरण के अंतर्गत, वैश्वीकरण के अंतर्गत हमने अर्थव्यवस्था को अपनी क्या कर दिया, खोल दिया। इट मीन्स कोई भी हमारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट करके कोई कंपनी लगा सकता है। आपने देख रखा है कितनी हमारी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो हमारे देश के अंतर्गत आती है, और वो बहुत सी कंपनियां हमारे देश में आकर क्या करती हैं, व्यापार करती हैं। और उसके व्यापार करने के कारण भी हमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमारे देश के लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। अब मान लीजिए कि आपके अगर कोई बाहर से कोई कंपनी आई और हमारे देश में उन्होंने स्टैब्लिश हो गई, आप उसके अंदर जो वर्कर्स होंगे तो वो तो आधे इंडियन भी होंगे। इट मीन्स हमारे जो देश के वो होंगे वर्कर्स, इसमें काम कर रहे होंगे, तो उनको क्या मिलेगा, एक तरीके से रोजगार मिलेगा। इससे हमारी जो बेरोजगारी होगी वो भी खत्म होगी। इसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। भूमंडलीकरण का अगर आपका 6 सेमेस्टर में, मेरे अकॉर्डिंगली आपका 6 सेमेस्टर में इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये फर्स्ट चैप्टर होगा पॉलिटिकल का। उसमें आपका ये वही है कि इसमें आपने कि इसके भूमंडलीकरण के बारे में उसमें आप अच्छे से जानेंगे कि किसके लाभ, हानि, फायदे, नुकसान, उद्देश्य, विशेषताएं, हर एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो यही चीज़ है, इसके बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसलिए ये ना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रही थी हमारी जो नई आर्थिक नीति के अंतर्गत। इसने क्या किया, इसके अब फायदे देख लेते हैं कि इसने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ सहयोग करने के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसने क्या किया कि सहयोग भारतीय क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों के हस्तांतरण को भी क्या किया है, बढ़ावा दिया है। नवीनतम तकनीकी टेक्नोलॉजी को तो बढ़ाया ही बढ़ाया, साथ में इसने एक तरीके से रोजगार के अवसर भी प्रदान किए हैं। हमारे देश में जो पूंजी थी, विदेशी पूंजी, उसमें भी बढ़ावा करने में वो हमारी हेल्प करता है। ये आप आराम से इसको बनाकर लिख सकते हैं। मैंने इसमें एक ही पॉइंट में आपको ना इतना अच्छे से लिख रखा है ना कि इसके अंदर आपके बहुत सारे पॉइंट कंप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका ये भूमंडलीकरण में जो फायदा है वो है कि टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं में कमी की गई थी। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नीतियों को अपनाया गया था। विदेशी निवेश में वृद्धि की गई। देश में विदेशी मुद्रा में वृद्धि हुई इसके कारण।
और भारत में आईटी उद्योग की वृद्धि और कई अन्य विशेषता वैश्वीकरण के अंतर्गत कई नीतियां अपनाई गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिससे कि हमारे देश में क्या हो सके, विदेशी मुद्राओं में वृद्धि हो सके, हमारी जो आर्थिक संकट से हम वो हो रखे हैं, घिरे हुए हैं, वो खत्म हो सके। तो इस कारण से हमारे जो देश में एलपीजी की नीति को अपनाया गया था, इसलिए हम इसको अपने विकास का मॉडल भी कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हीं तीनों नीतियों को अपनाकर ही हमने अपनी जो आर्थिक संकट था 1990 का, उसको हमने क्या किया था, खत्म किया था, इन्हीं तीनों नीतियों के अंतर्गत ही। अब जो नई आर्थिक नीति है उसकी हम विशेषताओं को देखते हैं कि जो नई आर्थिक नीति की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें जो पहले इसकी विशेषता है कि केवल 6 उद्योगों को लाइसेंस योजना के तहत रखा गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने प्राइवेटाइजेशन करके हमने क्या कर दिया गया था, जो निजी क्षेत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा वो कर दिया गया था, इन्वॉल्वमेंट दिखा दी थी, और हमने जो जो लाइसेंस वो करना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था किसी भी उद्योग को खोलने के लिए, वो ख़त्म हो गया था। तो इसी कारण से ओनली 6 ही उद्योगों को हमने क्या कर रखा था, लाइसेंस की योजना के तहत रख रखा था, और बाकी योजनाओं को क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। तो यही चीज़ें थी। सेकंड पॉइंट इसका ये है कि लघु उद्योगों की स्थापना करना और विभिन्न लाभों लघु उद्योगों को देने की पेशकश कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने ये भी किया था कि जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, लघु उद्योगों की स्थापना की जाए। लघु उद्योग का मतलब आप जानते हैं ना कि जो छोटे स्तर पर जो छोटे उद्योग होते हैं, जिनका मीन्स बड़ा लेवल पे वो नहीं होता, इंडस्ट्री नहीं होती है, वो उसका वो नहीं होता, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं किया जाता, उन उद्योगों को हम क्या कहते हैं, कम से कम इन्वेस्टमेंट वाले उद्योगों को हम क्या कहते हैं, लघु उद्योग कहते हैं। जिसमें कम से कम पूंजी लगती है उसी को हम छोटे उद्योग कहते हैं। तो उसमें हमने क्या कहा, नई नई हम पेशकश ला सके, उसमें मतलब अच्छे से अच्छे कुछ नीतियां बनाएं। इसकी एक ये भी विशेषता रही थी, जिससे कि क्या हो सके, हमारे देश की आर्थिक स्थिति सही हो सके, क्योंकि जो लघु उद्योग होते हैं वो हमारे देश के एक तरीके से बैकबोन होते हैं, एक तरीके से छोटी इकाई होते हैं, क्योंकि इसी के कारण हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है वो अच्छी तरीके से चल पाती है। हम जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं वो हमारे देश के लोगों द्वारा ही खोले जाते हैं, तो जिससे कि जो छोटे तबके के जो लोग होते हैं उनको भी फायदा होता है। तो इसकी नीति की ये भी विशेषता रही थी कि उसमें भी ये क्या कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे। नेक्स्ट इसकी ये विशेषता रही थी कि निजी क्षेत्र के लिए प्रवेश, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका केवल 4 उद्योगों तक ही सीमित थी, बाकी सभी उद्योगों को क्या कर दिया था, निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए थे। इट मीन्स कुछ ही क्षेत्रों को क्या कर दिया था, तो किया गया था, गवर्नमेंट क्षेत्र के अंदर रखा गया था, बाकी क्षेत्रों को क्या कर दिया था, प्राइवेट क्षेत्रों के लिए भी खोल दिया था, प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी खोल दिया था। जैसे आप जानते हैं कि जो बम बनाने की हो गई या रेल हो गई, ये सब किसके अंडर है, ये ओनली गवर्नमेंट के अंदर होती है, इसको हम प्राइवेट नहीं कर सकते। पर आप देख रहे हैं कि आजकल जो रेलवे भी है, वो भी क्या हो रहा है, उसका भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसको भी प्राइवेट बनाया जा रहा है। तो यही चीज़ें थी कि इसमें क्या कर देते थे कि निजी क्षेत्रों के लिए द्वार खोल दिए गए थे। तो एक ये विशेषता। नई आर्थिक नीति की नेक्स्ट विशेषता इसकी ये थी कि वो आयात उदारीकरण, सरकार पूंजीगत वस्तुओं के आयात से कई क्या कर दिए गए थे, प्रतिबंध हटा दिए गए थे। आपने देखा था उदारीकरण क्या हुआ था, हमने जो प्रतिबंध थे उनको हटा दिया गया था, जिससे कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे देश में जो बाहर की जो कंपनियां थी वो भी इन्वेस्ट कर रही थी, तो इससे हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो अच्छी हो रही थी। तो यही कुछ विशेषताएं थी जो हमारी किसकी थी, नई आर्थिक नीति की थी। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने ना आपको है ना एक इकोनॉमिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है, उसमें मैंने आपको ये भी डिस्कस कर रखा है ना कि आपको कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आपका वो कैसे रहना है, स्ट्रैटेजी कैसे रहना है, कि आपको पहले अगर पेपर मिलता है तो किस टाइप से आपको देखना है, क्या करना है, उसमें क्वेश्चन को किस वे में आपको लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, मैंने उस सब वीडियो में बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी ना तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, आप उस वीडियो को जाकर पहले देख लें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। इसमें तो मैंने आपको एक चैप्टर के ऊपर बताया है, बट उस वीडियो में मैंने आपको ऑल ओवर जितनी भी यूनिट है कुछ कुछ उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, उन सभी क्वेश्चन को मैंने अच्छे से ब्रीफली आपको अच्छे से बता रखा है। कुछ टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से बताया, कुछ को मैंने आपको नहीं भी बताया। तो यही चीज़ है, आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, आपके लिए वो वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। और अगर आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। मैंने ये वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई है, आप बच्चों की डिमांड पे बनाई थी, क्योंकि बच्चे बोले थे मैम 18 को एग्ज़ाम है, आप वीडियो को प्लीज़ बना दीजिए ये वो, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई जिससे कि थोड़ी बच्चों की हेल्प हो सके। और ये चैप्टर मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि इस चैप्टर से आपके 1 या 2 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 1 या 2 मार्क्स, 1-2 क्वेश्चन तो आपके कहीं नहीं गए, इसी चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी आपके एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।